अगर आप अपना दिल किसी को दे रहे हैं तो मत दीजिए, क्योंकि आपके ब्लड पंपिंग के लिए बहुत जरूरी है। और उस गोरे का नाम है अरे बात है, आपकी जान तो है नहीं, बट काम बड़ा फैमिली फ्रेंडली करता हूँ। मेरी वजह से दिमाग का असली नेटवर्क कनेक्शन। हाय गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे। क्या आपने बायोलॉजी पढ़ी है? हाँ, पढ़ी होगी, पर गारंटी के साथ लगा लो आपने ऐसी बायोलॉजी कहीं नहीं पढ़ी होगी। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लाइफ प्रोसेस एंड रिप्रोडक्शन। फोटो को चिपका लो सैया फेविकॉल से। फोटो को तो नहीं मेरी जान, पर आपको ऑक्सीजन को जरूर चिपकाना पड़ेगा, नहीं तो आप अपनी जान के पास चले जाएंगे। वो अलग बात है, आपकी जान तो है नहीं, इसलिए आप और मैं इस जान के बारे में पढ़ते हैं। मैं हूँ आपकी बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम जानेंगे कि ह्यूमन में रेस्पिरेशन से जुड़ी सारी चीज़ों को रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। मैं हूँ रेस्पिरेशन। मैं एक लाइफ प्रोसेस हूँ जिसमें ऑक्सीजन रिएक्ट करता है ग्लूकोज के साथ और एनर्जी बनाता है। जैसे आपके कुछ भाई बहन होंगे, वैसे ही मेरे कुछ ऑर्गन्स हैं। तो आइए जानते हैं। नोज, नॉस्ट्रिल, विंड पाइप, लंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंकाइल्स और एल्वियोली। प्रोसेस भी इन्वॉल्व है। ब्रीदिंग, गैसेस एक्सचेंज, डिफ्यूजन और सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग हमारा नोज और नोस्ट्रिल करता है, गैसेस एक्सचेंज एल्वियोली करता है और सेलुलर रेस्पिरेशन और डिफ्यूजन हमारा बॉडी और सेल करता है। अब हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन सेलुलर लेवल पे कैसा होता है। ब्लड, डिफ्यूजन, ग्लूकोज, ग्लाइकोसिस, पायरोवेट, फिर हमारा रिलीज करता है एटीपी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इसके हम 2 टाइप्स के बारे में जानेंगे रेस्पिरेशन के, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक में हमारा दोनों में होता है साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें 32 एटीपी रिलीज होता है, 32 एटीपी रिलीज होता है और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। अब हम जानेंगे कि एनारोबिक जो है वो हमारा ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें लैक्टिक एसिड चाहिए होता है, इसके कारण एथेनॉल रिलीज होता है। एग्जांपल में होगा जैसे आरबीसी और ईस्ट। अब इसके हम जानेंगे 3 पाथवेज के बारे में रेस्पिरेशन के। तो इसके 3 पाथवेज हैं। जैसे पहला हो गया, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एक होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में और एक लैक ऑफ ऑक्सीजन। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। और डिफ्यूजन नहीं है सफिशिएंट, क्योंकि सर से पैर है बहुत दूर। इसलिए आज मैं बनाऊँ सर्कुलेटरी सिस्टम, पूरे शरीर में खून को नचा देता हूँ। अपने बारे में और शायरी बोलने से पहले अपने कंपोनेंट्स के बारे में बोलता हूँ। मेरे सिस्टम में 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला मेरा मोटर ऑर्गन यानी कि हार्ट, दूसरा मेरा पाइप सिस्टम यानी कि आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज, और तीसरा मेरा वाटर यानी कि ब्लड। सबसे पहले मैं हार्ट के बारे में बोलता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप अपना दिल किसी को दे रहे हैं तो मत दीजिए, क्योंकि आपके ब्लड पंपिंग के लिए बहुत जरूरी है। हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल्स, और हार्ट के पास इन चारों को सेपरेट करने के लिए एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर भी होता है जिसे हम सेप्टम बोलते हैं। और अब अगर हार्ट में ब्लड पंप हो रहा है तो इसका बैकफ्लो भी हो सकता है, और उसको रोकने के लिए हार्ट के पास एक वॉल्व नाम का पार्ट भी होता है। हार्ट से खून निकल रहा है तो वो किसकी मदद से सभी बॉडी पार्ट्स के पास जाएगा, उसके लिए हमारे पास पाइप सिस्टम होता है जिनका नाम है आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज। सबसे पहले आर्टरीज के बारे में बात करते हैं। आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट से सभी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है, ताकि सारे बॉडी पार्ट्स अपना काम अच्छे से कर पाए। आर्टरीज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, जैसे कि ये थिक होती है और इलास्टिक होती है, और ये डीप रूटेड भी होती है। अब ऐसे ही वीन्स भी होती है, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट से हार्ट में वापस लेके जाती है। इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे ये सुपरफिशियल होती है, थिन होती है और लेस इलास्टिक होती है। अब कैपिलरीज एक और ब्लड वेसल्स होती है जो डेलिकेट ब्लड वेसल्स होती हैं और ऑक्सीनेटेड और न्यूट्रिशन से भरे ब्लड को सेल्स तक लेके जाती है। आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज के अलावा हमारे शरीर में 2 तरह के आर्टरीज और वीन्स भी होती हैं, जिनका नाम होता है पुल्मोनरी आर्टरीज और पुल्मोनरी वीन्स। पुल्मोनरी वीन्स के पहले बारे में हम बात करते हैं। पुल्मोनरी वीन्स जो होती है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड्स को लंग्स से हार्ट में लेकर आती है, और पुल्मोनरी आर्टरीज जो होती है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स में लेकर जाती है। अब हमने देख लिया कि ब्लड सभी बॉडी पार्ट में जा चुका है, लेकिन हमने ब्लड के बारे में बात ही नहीं की। तो अब हम ब्लड के बारे में बात करते हैं। ब्लड एक रेड फ्लूइड ही नहीं है, इसका भी बहुत जरूरी काम होता है। ये सभी
बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन और एनर्जी प्रोवाइड करवाता है ताकि वो अपना काम कर सके। इसके भी मेन 4 कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। ये सभी हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन इनका भी अलग अलग काम होता है। जैसे प्लाज्मा जो हमारे शरीर में ब्लड मोबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, इसके अंदर वाटर और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। डब्ल्यूबीसी जिसका मतलब होता है वाइट ब्लड सेल, ये भी हमारे शरीर में इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, लेकिन इसका एक जरूरी काम होता है पैथोजेंस यानी कि बैक्टीरिया को मारना। तीसरा है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल। ये आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जिससे हमारा ब्लड को उसका रेड कलर मिलता है। चौथा है प्लेटलेट्स, इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ये हमारी ब्लड क्लॉटिंग में मदद करवाता है, जिससे चोट लगने पर ब्लीडिंग रुक सकती है। हमने देखा कि हमारे शरीर में ब्लड कैसे सर्कुलेट कर रहा है। इस सर्कुलेशन का भी एक नाम होता है, जैसे डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि ह्यूमन की बॉडी में जो ब्लड है वो 2 बार सर्कुलेट होता है। इसके भी 2 टाइप होते हैं, पुल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। पुल्मोनरी सर्कुलेशन में जो ब्लड होता है वो हार्ट से निकलकर लंग्स में जाता है और लंग्स से वापस हार्ट में आ जाता है। लेकिन सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड जो है वो हार्ट से निकलकर सभी बॉडी पार्ट में जाता है और फिर वीन्स के जरिए वापस हार्ट में आ जाता है। हमने सब कुछ देख लिया कि हार्ट के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, ब्लड कैसे बॉडी पार्ट्स तक जा रहा है और ह्यूमंस में कैसा सर्कुलेशन होता है। लेकिन क्या आपके मन में भी एक क्वेश्चन आया कि सभी लिविंग बीइंग्स जो होते हैं, जो अर्थ पे क्रिएचर हैं, क्या उनके पास 4 चेम्बर ही होते हैं हार्ट में? ऐसा नहीं है। अलग अलग क्रिएचर्स के पास अलग अलग चेम्बर्स होते हैं, ये उनके साइज शेप पे डिपेंड करता है। जैसे एक्वेटिक एनिमल्स के पास 2 चेम्बर होते हैं और रेप्टाइल्स के पास 3 चेम्बर होते हैं। यहीं पर मेरा सर्कुलेशन सिस्टम खत्म होता है। खून ना चुका है, आप भी नाचिए। खून का साफ रखना भी एक कला है। इस काम का असली उस्ताद नेफ्रॉन नाम की बला है। आज मैं बना हूँ नेफ्रॉन और मैं अपने बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरा क्या काम है, मेरे कितने पार्ट्स हैं और इसका क्या फंक्शन है। मुझमें 3 प्रोसेस होते हैं, एक्टिव फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन। मैं किडनी का फंक्शनल यूनिट हूँ जो ब्लड को फिल्टर करता है। किडनी में लाखों में नेफ्रॉन होते हैं। मेरे 2 मेन पार्ट्स हैं, रेनल ट्यूब्यूल्स और रेनल कैप्सूल। रेनल कैप्सूल जिसमें ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल होता है। ग्लोमेरुलस जहां ब्लड आता है और हाई प्रेशर की वजह से ब्लड फिल्टर होता है। बोमन कैप्सूल जो ग्लोमेरुलस को कप की शेप में कवर रखता है। रेनल ट्यूब्यूल इसमें 3 चीजें होती हैं, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हैनल। पीसीटी यहाँ यूजफुल सब्सटेंसेस जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर ब्लड में वापस रीअब्जॉर्ब होते हैं। लूप ऑफ हैनल इसमें 2 लिम्फ होती हैं, डिसेंडिंग लिम्फ जहाँ वाटर एब्जॉर्ब होता है, असेंडिंग लिम्फ जहाँ सॉल्ट एब्जॉर्ब होता है। और डीसीटी डिसाइड करता है कितना वाटर यूरिन में भेजना है और ये पीएच भी मेंटेन रखता है। एंड में सारा फ्लूइड कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है जहाँ से फाइनली यूरिन बनता है। थैंक यू। चट देली मार देली खींच के तमाशा, ही हास देली रिंकिया के पापा ने मुझे तमाचा इसलिए मार पाया क्योंकि मैंने रिफ्लेक्स एक्शन नहीं किया था। अगर मैं रिफ्लेक्स एक्शन करता तो मैं बच जाता। आज मैं बनाऊं रिफ्लेक्स एक्शन और मैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बताऊंगा। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन वो होता है जिसमें कि दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती और रिएक्शन बहुत तेज होता है, जिससे कि हमें खतरे से बचा जा सके। रिएक्ट एक्शन की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है ताकि हम तेज रिएक्शन दे सके और हमें खतरे से बच सके, जिसमें कि दिमाग का समय बचता है। और रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड करता है। और रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर ये रिफ्लेक्स आर्क होता है। रिफ्लेक्स आर्क एक पाथवे है जिसमें कि नर्व इम्पल्स पास होते हैं और रिफ्लेक्स एक्शन जब हो रहा हो तो। इंफॉर्मेशन एक्विजिशन और मोटर मूवमेंट, ये है मेरा काम। मेरे बिना कुछ कैसे करोगे, क्योंकि मैं हूँ न्यूरॉन। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन और नर्व एंडिंग होता है। पहले हम आते हैं डेंड्राइट पे। डेंड्राइट क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को एक्योर करता है। फिर हम आते हैं सेल बॉडी पे। सेल बॉडी एक्सॉन तक लेके जाता है। एक्सॉन होता है एक पाथ जिसमें से नर्व एंडिंग तक जाता है। नर्व एंडिंग में होते हैं न्यूरॉन्स जो सिग्नल्स को रिलीज करते हैं। फिर आता है स्नैप्स। स्नैप्स होता है 2 न्यूरॉन के बीच को गैप को स्नैप्स कहते हैं।
और इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रैवल भी करते हैं। ये सारे पार्ट तो ठीक है, पर क्यूरियोसिटी तो इसमें है कि मैं काम कैसे करता हूँ। मैं न्यूरॉन बड़े काम का हूँ, मैं पूरे बॉडी में फैला होता हूँ और मैं मैसेजेस को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक भेजता हूँ। अब तुम सोचो कि बात में करूँ तुरंत एक्शन, मैं ही हूँ दिमाग का असली नेटवर्क कनेक्शन। मेरे बिना जिया जाए ना, क्योंकि मैं हूँ ब्रेन, मैं नहीं तो कौन बे। जी हाँ, मैं हूँ ब्रेन। आज मैं अपने बारे में A to Z सारी जानकारी दूंगा कि मैं कौन हूँ और मुझे कौन कौन प्रोटेक्ट करता है और मेरे पार्ट्स क्या क्या फंक्शन करते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे कि मैं क्या करता हूँ, मैं कौन हूँ। हाँ, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि मैं मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी हूँ और मेरा काम ऑल हार्मोन विद ऑर्गन्स को कंट्रोल करने का है। मेरे 3 लेयर है जो मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि मैं बहुत डेलिकेट हूँ। तो मेरे 3 लेयर में पहला लेयर है पिया मैटर, सेकंड ड्यूरा मैटर, थर्ड आर्कनॉइड। इन तीनों लेयरों के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसे CSF कहते हैं। CSF मीन्स सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का काम शॉक को एब्जॉर्ब करने का है, जो ब्रेन को डैमेज नहीं होने देता है। अब हम बात करने वाले ब्रेन के पार्ट्स और उनके फंक्शन। तो फर्स्ट पार्ट इज फोरब्रेन। फोरब्रेन मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन है और इसका फंक्शन वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करना और यह थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन भी है, मेमोरी और इन्फॉर्मेशन को भी स्टोर करता है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट ऑफ ब्रेन पे, जिसे हम मिड ब्रेन कहते हैं। मिड ब्रेन इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करता है, जैसे वो प्यूपिल का साइज चेंज होना, हेड नेक ट्रंक का रिफ्लेक्स मूवमेंट होना। थर्ड पार्ट ऑफ ब्रेन इज हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के भी 3 टाइप होते हैं, जिसमें पहला है सेरिबेलम। सेरिबेलम पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है और ये वॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करता है, जैसे पिकिंग अ पेन एक्सेट्रा। सेकेंड पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन इज मेड्यूला। मेड्यूला इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करता है, जैसे ब्लड प्रेशर, सेलिवेशन एंड वोमिटिंग एक्सेट्रा। और लास्ट पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन इज पोन्स। पोन्स भी इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करता है, जैसे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलेट स्लीप साइकिल। ओके। मैं ट्रॉपिक मूवमेंट, मैं डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट करता हूँ और मैं प्लांट के सही पार्ट्स में इन्वॉल्व रहता हूँ। मेरे 5 टाइप होते हैं: हाइड्रोट्रोपीज, फोटोट्रोपीज, जियोट्रोपीज, कीमोट्रोपीज एंड लास्ट सिग्मोट्रोपीज। फोटोट्रोपीज वो मूवमेंट जो लाइट के तरफ हो उसे फोटोट्रोपिज्म कहते हैं, एग्जांपल सनफ्लावर। हाइड्रोट्रोपीज वह मूवमेंट जो पानी के तरफ हो उसे हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं, एग्जांपल ग्रोथ ऑफ रूट टुवर्ड्स वाटर, जड़ का बढ़ना और पानी की तरफ जाना, हाइड्रोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म वह मूवमेंट जो केमिकल के तरफ हो उसे कीमोट्रोपिज्म कहेंगे, एग्जांपल ग्रोथ ऑफ फॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल, फॉलन ट्यूब्स का बढ़ना, ओव्यूल के पास जाना। जियोट्रोपिज्म वह मूवमेंट जो ग्रेविटी की तरफ हो उसे जियोट्रोपिज्म कहते हैं, एग्जांपल ग्रोथ ऑफ रूट इन सॉइल, जड़ का बढ़ना और जमीन के अंदर जाना। थिग्मोट्रोपिज्म वह मूवमेंट जो टच के रिस्पांस में उसमें थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं, एग्जांपल मनी प्लांट। पैदल चल रहा हूँ, एक गाड़ी चाहिए, जीवन के सफर में एक कुंवारी चाहिए, लेकिन मुझे कुंवारी की जरूरत पड़ी नहीं क्योंकि मैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हूँ। तो आपने नाम तो सुना ही होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आज सुन भी लोगे और अच्छे से ज्ञान भी प्राप्त कर लोगे। तो मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हूँ। मेरा मतलब यह है कि मेरे को सिंगल पेरेंट की नीड होती है और मेरे अंदर एग्जैक्ट कॉपी आता है, जैसे कि आप क्लोन भी बोल सकते हैं। और मेरे अंदर कभी गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है। मेरे कुछ 5 मोड्स भी है, जिसमें से पहला है फिजन, दूसरा फ्रेगमेंटेशन, तीसरा बडिंग, चौथा स्पोर फॉर्मेशन, 5वां रीजनरेशन। तो पहले हम बात करें फिजन के बारे में। फिजन का मतलब होता है जब पेरेंट सेल अपने डॉटर सेल में टूटता है तो उसे फिजन कहते हैं। फिजन के अंदर भी 2 सब पार्ट्स आते हैं, जिसमें पहला है बाइनरी फिजन, दूसरा है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब है जो पेरेंट सेल होता है वो सिर्फ 2 डॉटर सेल में टूटता है। इसके एग्जाम्पल्स है अमीबा और इलुगिना। और मल्टीपल फिजन इसका दूसरा सब पार्ट है। मल्टीपल फिजन का मतलब होता है जो पेरेंट सेल होता है वो 2 से ज्यादा डॉटर सेल में टूटता है। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। अब तो मेरा दूसरा टाइप है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है जब एक ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे पीसेस में अपने आप को तोड़ देता है तो मेच्योरिटी के बाद वह छोटे छोटे पीसेस एक नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फ्रेगमेंटेशन के एग्जाम्पल्स हम कह सकते हैं स्पायरोगिया, ब्रोफाइट, एल्गी एंड फंगी। तीसरा टाइप है बडिंग। बडिंग का अर्थ यह है कि जब एक ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा, जैसे कि हाइड्रा जब अपने आप में से एक बर्ड निकालता है और जब वो अच्छे से मेच्योर हो जाता है, मतलब अच्छे से मेच्योर हो जाने के बाद वह अपने आप को हाइड्रा से अलग करके, पैरेंट हाइड्रा से अलग करके एक नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाता है।
इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं हाइड्रा, ईस्ट एंड साइकन। तो मेरा चौथा टाइप है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब है बॉडी का कोई भी पार्ट लॉस हो जाना या डैमेज हो जाना, उसके बाद अगर वो वापस उग जाता है या फिर वापस बन जाता है तो वो होता है रीजनरेशन, जिसका एग्जांपल है ह्यूमन लिवर, लिजार्ड एंड एक्सेट्रा। तो मेरा पांचवा टाइप है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का मतलब होता है स्पोर एक थिन कोशिका या सेल है और एक मोटी वॉल्ड है। जो स्पोर फॉर्मेशन जो होता है वो स्पोरेंजिया के अंदर होता है, और जो स्पोरेंजिया है वो एक स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। स्पोर फॉर्मेशन कुछ एग्जांपल है फर्न्स, म्यूकोरस और रिजोप्स। थैंक यू। हाय गाइस, मैं हूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाँ, नाम थोड़ा शर्मीला है बट काम बड़ा धमाकेदार करता हूँ। तो मिलो मेरे पहले दोस्त टेस्टिस से। तो टेस्टिस स्पर्मेटोजेनिसिस के प्रोसेस से स्पर्म बनाता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिससे मर्द जैसा दिखता है। अब ये टेस्टिस रहता कहाँ है? ये रहता है एक बोरे में, और उस बोरे का नाम है अरे नहीं बुद्धू, उसका नाम है स्कॉटम। ये टेस्टिस को होल्ड करता है। अब स्पर्म तो बन गया, अब उसकी ट्रेनिंग कहाँ होगी? इसकी ट्रेनिंग होगी एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस स्पर्म को 2-3 दिन तक तैयार करता है, जैसे रनिंग, स्विमिंग, फुल प्रैक्टिस। स्पर्म आता है रोड पर, उस रोड का नाम है वास डिफरेंस। सिर्फ 40 सेंटीमीटर तक 30 सेंटीमीटर तो होता है, वो डिपेंड करता है मेल पे, ठीक है। अब ये स्पर्म को ट्रेवल करवाता है। अब स्पर्म को इतनी सारी एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी मिलती है सेमिनल वेसल्स पे। सेमिनल वेसल्स स्पर्म को मोबिलिटी देता है। अब आते हैं हम प्रोस्टेट ग्लैंड में। प्रोस्टेट ग्लैंड स्पर्म को एक और फ्लूइड देता है जो कि उसे प्रोटेक्ट करता है। और आखिर में ग्रैंड फिनाले, टेस्टिस में स्पर्म बन गया, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसल्स ने इसे प्रोटेक्शन ऑलरेडी दे दी। अब ये कहाँ से निकलेंगे? इसका नाम है यूरेथ्रा। 1 ट्यूब 2 जॉब, एक इजैकुलेशन और एक यूरिनेशन, डुअल सेम वाला 4 सिस्टम। तो मैं था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सिंपल हूँ, फनी हूँ, बट काम बड़ा फैमिली फ्रेंडली करता हूँ। मैं कुछ नहीं मेरे फीमेल काउंटर पार्ट के बिना। मैं हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मैं ही हूँ जो औरत को औरत बनाती हूँ। मेरे पास होते हैं ओवरीज, द एग वेयर हाउस। ओवरीज एब्डोमेन एरिया में पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ओवरीज जो होते हैं उनका काम होता है हर महीने एग को रिलीज करना। एंड आई बेट यू डिडंट नो दिस, जब एक बच्ची पैदा होती है उसके पास थाउजेंड्स ऑफ एग होते हैं, पर भाई वो तभी कॉपुलेट क्यों नहीं कर सकती, रिप्रोडक्शन क्यों नहीं कर सकती? अरे सेक्सुअल मैच्योरिटी का तो इंतजार करो। सेक्सुअल मैच्योरिटी क्या है? वैसी है जहाँ पे लड़की कॉपुलेट कर सके। आती कैसे? मेरी वजह से आती है, मेरी वजह से आती है। मेरे पास होते हैं ओवरीज जो एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन्स लड़कियों को सेक्सुअल कैरेक्टर्स देते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट, पेल्विक बोन का एनलार्जमेंट, और भाई और कुछ काम है। हाँ काम है। इन्हीं ओवरीज से कनेक्ट होती है फिलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। फिलोपियन ट्यूब जो होता है ये एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे एग जो होता है वो ट्रैवल करता है। एंड आपको भले ही हैरानी होगी पर हैरान मत होना कि जो फिलोपियन ट्यूब होती है इसे द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये ओवरी को यूटेरस से कनेक्ट करती है। फिलोपियन ट्यूब से एग यूटेरस में जाता है। यूटेरस एक बैग लाइक पियर शेप्ड इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है। यूटेरस में होती है यूट्राइन वॉल जहाँ पे एम्ब्रायो इम्प्लांट होता है, यहाँ पे एम्ब्रायो की नरिशमेंट होती है। कैसे भाई? प्लेसेंटा की वजह से। प्लेसेंटा जो होता है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो अपने आप को शेप को वैरी कर सकता है। ये अम्बिकल कॉर्ड के थ्रू बच्चे से कनेक्ट होता है। अम्बिकल कॉर्ड क्या होता है भाई? ये बच्चे को ग्लूकोज, ऑक्सीजन, अमीनो एसिड प्रोवाइड करता है और उसको जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है उसको भी एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। अब क्या? सर्विक्स। सर्विक्स जो होता है वो यूटेरस को वजाइना से जोड़ने का काम करता है और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक टी शेप रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स के नीचे आता है वजाइना। वजाइना जो होता है एक मस्कुलर ट्यूब होता है जो यूरेथ्रा और रेक्टम के बीच में होता है। एंड आपको जान के हैरानी होगी कि जो वजाइना होता है वही साइट ऑफ कॉपुलेशन भी होता है और वहीं से बेबी डिलीवर भी होता है। अब वजाइना के बाद आता है वोल्वा। ये आपको आपकी बॉडी के बाहर भी दिख सकता है और यहीं पर समाप्त होती है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पर मैं क्या करूंगी मेरे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बिना? ये पर हम कर भी क्या सकेंगे बिना इंटरकोर्स के बिना? भाई तब आएगा मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल। आओ यार। मैं हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसके बारे में घर में अक्सर बात नहीं होती है पर आज हम करेंगे। सो बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल बॉडी का मंथली ड्रामा होता है। इस ड्रामा के डायरेक्टर होते हैं हार्मोन्स की गैंग।
सबसे पहले हर महीने लेफ्ट या फिर राइट ओवरी से एक ग्रेफाइन फॉलिकल रिलीज होता है और फिर हार्मोन्स की चेंजेस की वजह से वो एग बन जाता है टूट के और फिर वो फिलोपियन ट्यूब में जाता है और फिर यूट्रस को जब पता चल जाता है कि एग आ चुका है फिलोपियन ट्यूब में, वो अपने आप को तैयार करने लगता है बेबी के लिए। पर लड़कियां तो अभी प्यूबर्टी के एज में होती है तो वो इंटरकोर्स नहीं कर सकती है, तो जो यूट्रस ने लाइनिंग बनाई होती है बेबी के लिए वो टूट के गिरने लगती है और फिर वो यूट्रस से होते हुए सर्विक्स से होते हुए यूरेथ्रा से नहीं बल्कि वजाइना से बाहर निकल जाती है। यही होते हैं पीरियड्स। प्लांट का रिप्रोडक्शन एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं, एक लव स्टोरी प्लस साइंस स्टोरी होती है। ये सब शुरू होता है फ्लावर से। फ्लावर के दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, एक मेल एक फीमेल। फीमेल पार्ट को पिस्टल कहते हैं। ये 3 चीजों से मिलकर बनता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा होता है बहुत स्टिकी, ये पॉलन ग्रेन्स को स्टिक कर लेता है। स्टाइल जो कि स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है। ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल जिन्हें एक्सेल बोलते हैं। मेल पार्ट को बोलते हैं स्टेमन। ये 2 चीजों से मिलकर बनता है, एंथर और फिलामेंट। एंथर जो कि पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं, ये मेल जर्म सेल्स होते हैं। फिलामेंट जो कि एंथर को सपोर्ट करता है। क्या सब प्लांट्स में मेल और फीमेल पार्ट्स एक साथ होते हैं? अरे नहीं भाई, पपाया, वाटरमेलन ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। इनके अंदर या तो मेल पार्ट होंगे या तो फीमेल पार्ट होंगे। हिबिस्कस, वाटरमेलन ये होते हैं बाइसेक्सुअल। इनके पास मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं। जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर गिरता है तो वो पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन सेम प्लांट में होता है, क्रॉस पॉलिनेशन डिफरेंट प्लांट में होता है सेम स्पीसीज ऑफ फ्लावर के। जब स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन गिरता है तो वो जर्मिनेट होता है और एक लंबी सी ट्यूब बनाता है जिसे पॉलन ट्यूब कहते हैं। इस पॉलन ट्यूब में से 2 जर्म सेल्स ट्रैवल करते हैं ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल होता है जो कि एंट्री करवाता है उसकी। फिर जो 2 मेल जर्म सेल्स होते हैं वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होते हैं और एग के साथ फ्यूज होते हैं। इस कारण जो फर्टिलाइजेशन होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन होता है। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट डिवाइड होके एम्ब्रॉय में कन्वर्ट होता है और फिर सीड का बेबी अनाउंसमेंट हो जाता है। फिर फ्लावर में काफी सारे चेंजेस स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, जैसे पेटल, सेपल, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टेमन ये सारे ड्राई होने लगते हैं और झड़ जाते हैं और फिर जो ओवरी होती है वो बन जाती है फ्रूट और जो ओव्यूल होती है वो बन जाती है सीड। और इस लव स्टोरी से पूरा गार्डन भर जाता है फूलों से और प्लांट भी लाइक मैं फ्लावर हूँ पर रोमांस में किसी से कम नहीं। तो ठीक है भाई, क्या करें? ठीक है यहाँ पे टेढ़ी हो गई। झट देने मार देने खींच के तमाचा ही हाथ देने सिंपल सा नॉर्मल प्रोसेस होता है लव प्रोसेस। अरे भाई तुम ना चाबी चले धाए धाए धाए। अरे